मामलात यहाँ तक हैं कि सिलेबस कवर भी नहीं होता है, टीचर क्लास में देर से आते हैं। तो उनको ये सोचना चाहिए कि हम जो ये पैसा कमा रहे हैं, ये पैसा क्या मेरा ये जायज़ हुआ या नहीं हुआ। सोचें कि एजुकेशन फॉर उम्मा का कंसेप्ट होना चाहिए कि जो आज हम पढ़ रहे हैं अपने से जूनियर को कैसे डिलीवर करें, फिर वो उसको कैसे करें, एक चेन सिस्टम होना चाहिए। इससे क्या होगा, पूरी कम्युनिटी तालीम याफ्ता हो जाएगी। क्लास है मेरा, तो मैं आज सोच कर जाता था आज सब्जेक्ट पे कोई बात नहीं होगी, आज बात होगी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पर। जो बच्चा टीचर की इज्जत नहीं करता वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू रूट्स एंड विंग्स, हमारा पॉडकास्ट सीरीज़ जहां पर हम लोग मुस्लिम यूथ के प्रेसिंग इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं। और उसी तरह का एक इशू है जॉब्स और एजुकेशन। एजुकेशन में हमारी हालात क्या है इस कंट्री में, ये कोई बहुत छुपी हुई बात नहीं है, ये सभी जानते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। पिछले एपिसोड में आपने जाना कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्रैक करने का पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा होता है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टिप्स ज़रूरी होती हैं। आज हम लोग एक दूसरे पर्सपेक्टिव से, एक सक्सेसफुल टीचर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे जिन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है, उनको मेंटर किया है। और वो हैं हमारे फ़हीम मज़हर साहब, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो अभी कोलकाता मेट्रो में एम्प्लॉय हैं। फ़हीम भाई, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, यहाँ आए, बहुत दूर से आप यहाँ तक आए हमारे शो में, हमारे मिशन में साथ देने के लिए। इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा, और अब अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल है कि मैं यहाँ आपकी दावत पर हाज़िर हो पाया, वक्त निकाल पाया। फ़हीम भाई, पहला आपसे सवाल मेरा ये है कि आपने बहुत जगह पर पढ़ाया, और पढ़ाया मतलब कि प्रोफेशनली नहीं बल्कि एज ए वॉलंटियर, लोगों को सिखाने के लिए इस जज्बे के साथ कि जो कौम के बच्चे हैं वो आगे बढ़ें, कुछ सीखें। ये बड़ी चीज़ है। अक्सर लोग प्रोफेशनली काम को करते हैं, जिस तरह से पैसा मिले बस वो काम करना है, लेकिन आपका अप्रोच बहुत अलग रहा है। आप एक एक्सपीरियंस टीचर तो हैं, लेकिन प्रोफेशनल नहीं, बल्कि जिन्होंने फ़ी सबीलिल्लाह काम किया। तो ये मेरे नज़र में स्पेशल बनाता है आपके एक्सपीरियंस को। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके तजुर्बे में जो कुछ आपने अभी तक एक्सपीरियंस किया, उसमें क्या लगा आपको कि क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं इस उम्मत में एजुकेशनल सिस्टम का, और मुसलमानों के हालात जो हैं एजुकेशन को लेकर के, क्या प्रॉब्लम्स आपको लगी, बड़ी प्रॉब्लम्स आपको क्या लगी? ज़िया भाई, देखें, दरअसल बात यह है कि आप जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ेंगे जो 2006 में पब्लिश हुई थी, तो उसमें आपको 403 पेजेस की एक आपको पूरी नोट मिल जाएगी, लिस्ट डॉक्यूमेंट। अच्छा। उसमें दिखलाया गया कि उसमें बतलाया गया कि हमारे हालात इतने ख़राब हैं कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोग हैं उनसे भी हम पिछड़े हुए हैं जी। और हमारे बच्चे जिनका एज 6 साल से लेकर 14 साल की उम्र के दरमियान हैं, वो 25% ऐसे हैं जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, जिनको बेसिक नीड्स तक उनको मुहैया नहीं है। और इसमें मैं बच्चों को दोष नहीं दूंगा, इसमें मैं सबसे पहले अगर ज़िम्मेदार किसी को समझता हूँ तो हमारे गार्जियन हैं। हमारे गार्जियन उस तरह से कॉन्शियस नहीं हैं जिस तरह से होने चाहिए, या और अक़वाम के जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं जिनके गार्जियन जितने आप देखें एक्टिव हैं। सबसे पहली बात कि जब एक टीचर पढ़ा रहा होता है तो गार्जियंस को कभी ये तौफीक नहीं होती, मैं बहुत हार्श जुमला नहीं कहना चाहता, गार्जियंस को ये मौका नहीं मिलता है कि टीचर से मिलकर उनके हाल व अहवाल पूछें कि हमारा बच्चा कैसा कर रहा, कैसा परफॉर्म कर रहा, नहीं कर रहा। तो इसमें बच्चे की गलती नहीं है, उसको प्रॉपर गाइडेंस जो घर से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, जिसका नतीजा ये होता है कि बच्चे बीच में ही उसको छोड़ जाते हैं या फिर उनका ध्यान नहीं लगता है। वो जिस तरह का जज्बा, जो काबिलियत है, जो जहनियत है, उस तरह से वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को। अच्छा, तो जिस तरह से बड़े बड़े स्कूलों में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है जी, वैसा कोई सिस्टम जो मिडिल क्लास में या जो गरीब बच्चे हैं उनके यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसा कुछ नहीं है जी, तो एक कनेक्शन नहीं बन पाता है। देखें, टीचर तो ठीक है अपने काम कर रहे हैं, मगर हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी गार्जियंस की है। अगर आप घर में प्रॉपर उसकी खबर ना लें कि वो क्या पढ़ रहा है, बच्चा क्या सीखा, आप गार्जियंस आप कब
लास्ट टाइम टीचर से मिले हैं, अपने बच्चे के बारे में पूछे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और एक दूसरी चीज़ जो आपने पूछा कि क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे होते हैं कि मुस्लिम उम्मा की जो आज पढ़ाई में जो मसला है, उसमें मैं समझता हूँ कि टीचर हजरात के भी कहीं ना कहीं कुछ मामलात हैं। जैसे कि आज बहुत ज़्यादा लोग प्रोफेशनल हो गए हैं। ये प्रोफेशनल होना बच्चों के हक़ में भी नुकसानदा हुआ है। बस अपना सिलेबस कंप्लीट हुआ, बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और मामलात यहाँ तक हैं कि सिलेबस कवर भी नहीं होता है, टीचर क्लास में देर से आते हैं। तो उनको ये सोचना चाहिए कि हम जो ये पैसा कमा रहे हैं, ये पैसा क्या मेरा ये जायज़ हुआ या नहीं हुआ। और बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाते हैं, और उसी का नतीजा हम लोग हैं, उन्हीं की मरहून मिन्नत है कि आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम हमसे क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, या हम अच्छा डील कर पाए अपने सब्जेक्ट के साथ। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप टीचर है तो आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे ही नहीं कहा गया है कि टीचर्स का जो उस्ताद का दर्जा है माँ बाप के बराबर है, तो इतना ज़्यादा प्रोफेशनल होना दुरुस्त नहीं है। और दूसरी बात है कि जो अच्छे टीचर हैं उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर है। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि टीचर हजरात भी अपनी ज़िम्मेदारी को ठीक से समझें और इसकी कमाहक को इसकी अदायगी करें। जी, ये शहरों में भले ही नहीं दिखता हो, लेकिन हमारे अतराफ़ में तो बिल्कुल जाहिर होता है कि कितना ज़्यादा क्राइसिस है। जी, हो सकता है ना शहरी लोग बोलेंगे कहाँ कोई माली तंगी की वजह से एजुकेशन छोड़ रहा है, पढ़ाई लिखाई छोड़ रहा है, हो सकता है वहाँ ना दिखे, लेकिन हम लोग आम तौर पर ये देख पाते हैं कि इस तरह के हालात हैं कि एजुकेशन तो क्या मतलब फाका कशी की हालात हो जाते हैं कुछ फैमिलीज़ में। अल्लाह बचाए इन सभी चीज़ों से। 2 स्टूडेंट्स हैं, एक की प्राइमरी एजुकेशन बहुत अच्छी है, एक की उतनी अच्छी नहीं है, तो क्या आगे जाकर के फ़र्क दिखता है दोनों में? जी बिल्कुल। आपको मैं बताऊं कि हमारी सक्सेस लाइब्रेरी थी जहां से मैं खुद पढ़ा हूं, कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम पास किया, जहां मैं पढ़ाया, वहां पर बहुत अच्छा वहां के हमारे बड़े भाइयों ने, अल्लाह ताला उन पर रहम करे, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कि जब देखा गया जो बच्चे कॉम्पिटिटिव में आते हैं तो उनका बेस बहुत कमज़ोर है। तो ये बेस का जब हम लोगों ने रूट तलाश किया, रूट कॉज, तो देखा गया प्राइमरी एजुकेशन अच्छी नहीं है। तो हम वहाँ पर जो भी अतराफ़ के क्लब इदारे थे और उस इलाके के जो बच्चे थे, एक टीचर 2 टीचर को वहाँ पर मुख्तस कर दिया गया कि आपको वहाँ पर पढ़ाना है। तो वहाँ से बेस को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये हम बारहा सुनते हैं कि अगर बुनियाद अच्छी नहीं है तो कभी भी उस पर मजबूत और तनावर इमारत खड़ी नहीं की जा सकती है। तो लिहाजा बुनियाद प्राइमरी एजुकेशन का बेटर होना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए ना, तालीम याफ्ता जो मुल्क हैं, डेवलप्ड कंट्री से जापान, आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ पर प्राइमरी टीचर की सैलरी ज़्यादा है बनिस्बत हाई स्कूल टीचर की। जी, इसका रीज़न क्या है कि अगर हमने बेस अच्छा दिया तो ऑटोमेटिक बच्चा आगे जाकर अच्छा करेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जी जी, बहुत अंडररेटेड चीज़ है। जी, लोगों को लगता है कि क्या है, थोड़ी कुछ जोड़ना घटाना तो सिखा रहे हैं, जी, लेकिन वही तो हर चीज़ की बुनियाद बनती है फिर आगे जा करके। अच्छा, आपके एक्सपीरियंस में ये जो एक हमारी सोसाइटी में सरकारी नौकरी का क्रेज़ है, इसकी क्या वजह आपको दिखती है? देखिए, इसके कई वजूहात हैं। जो सबसे अहम वजह है, मैं उस पर रोशनी डालना चाहता हूँ कि सरकारी नौकरी का मतलब है सिक्योरिटी। आपको इसका सबसे बेहतरीन रिज़ल्ट दिखा होगा कोरोना में, जहाँ लोगों के नौकरियां ठप थी, कारोबार बंद थे, मगर जो भी सरकारी एम्प्लॉइज़ हैं उनको सैलरी सरकार टाइम टू टाइम दे रही थी। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है सिक्योरिटी। हम लोग मिडिल क्लास के हैं या बिलो मिडिल क्लास के हैं, तो हमारे फादर जो हैं कोई टाटा अंबानी और इस तरह के बड़े बिजनेसमैन नहीं हैं। हमारे पास एक हमें ज़रिया दिखता है कि हम पढ़ाई लिखाई करके हम एटलीस्ट एक जॉब, गवर्नमेंट जॉब पालें, तो इतना होगा कि हम अपने फैमिली को सिक्योर कर लें। और एक बंदा अगर कामयाब हो जाए तो उसके पीछे वो सिर्फ नहीं, उसकी पूरी फैमिली देखिएगा, जो 4-5 लोग जुड़े हैं, बिल्कुल, वो उनका मामला भी हल हो जाता है। तो इसलिए क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। अच्छा, और कहीं ना कहीं हमारा समाज जो है, एक देखिएगा कि एक बंदा है जो ग्रुप डी ही का नौकरी कर रहा है, मैं उसको तस्खीर नहीं कर रहा, उसको लोग एक अलग निगाह से देखते हैं, एक हसरत भरी निगाह से देखते हैं। जब उसको कल सलाम कोई नहीं किया करता था, मगर आज लोग उसको सलाम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकारी नौकरी का असर है, और लोगों में ये भी एक रीज़न है उसकी क्रेज़ को बढ़ाने के लिए। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक, जैसे हम लोग कहते हैं ना टेक्नोलॉजी में कि एक बबल होता है, जैसे आज बात हो रही है कि एआई एक बबल है। बबल क्यों बोला जाता है? क्योंकि जितनी उसकी कीमत नहीं है, जितनी उसकी अहमियत नहीं है, उससे ज़्यादा इन्फ्लेट कर दिया गया किसी चीज़ को। तो ऐसा नहीं लगता है कि सरकारी नौकरी के साथ भी यही हो रहा है कि एक
एक अच्छा इंजीनियर है, उसकी 80,000 1 लाख रुपए सैलरी है, और एक है कोई चपरासी की नौकरी है, ठीक है, जो आपने कहा कि विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट सबकी अहमियत है, सबकी समाज में इज्जत है, लेकिन तब भी लोग जो है वो जो चपरासी है उसको प्रीफर करेंगे ये बोल के कि जॉब में स्टेबिलिटी है। लेकिन कुछ फ़ायदे तो इधर भी हैं, जो आपने कोरोना का जिक्र किया। कोरोना में तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप का जो बूम आया, ये भी तो वहीं से शुरू हुआ, कोरोना से ही। बिल्कुल। आप एक बात मैं आपको कह दूं कि हमारे सोसाइटी में आज सबसे ज़हीन उसको समझा जाता है जिसके पास सरकारी नौकरी है। अच्छा। एक बंदा है जो पीएचडी किए हुए है, हाईली क्वालिफाइड है, वो बेरोजगार है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। सही। ये एक तल्ख हकीकत है हमारे समाज की। बिल्कुल। आज मैं जब देखता हूँ, और मुझसे हो सकता है हमारे जो ऑडियंस हैं वो अग्री भी करेंगे, कि आप देखिएगा कि आज जो मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं जब देखता हूँ समाज में, तो मुझसे बहुत अच्छे अच्छे क्वालिफाइड बंदे वो समाज में हैं, उनको नौकरियाँ नहीं है, मगर उनको वो इज्जत नहीं मिलती है जो एक सरकारी नौकरी करने वालों को मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं एक हाइप क्रिएट किया गया है। जी, हमारा जो बैकग्राउंड है बहुत अच्छा नहीं है। तो बिजनेस करने से पहले जो है ना, एक बिजनेस करने का सोचते भी हैं तो 1000 दफ़ा मशवरे लेते हैं। मगर सरकारी नौकरी में क्या है कि एक बार लग गई तो आपकी अगर 10 रुपये फिक्स्ड है तो वो फिक्स्ड है, वो बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। तो लोग रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, और लोगों के पास इतनी पूंजी नहीं है। जो मिडिल क्लास हैं या बिलो मिडिल क्लास वालों की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे मुल्क की अक्सरियत यही लोग हैं। ये एक अच्छा पॉइंट आपने कहा कि रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि एक नुकसान तो ये भी होता है ना कि आपकी सैलरी वही फिक्स है। अगर किसी के अंदर पोटेंशियल है तो अगर वो बिजनेस के जरिया और चीज़ों के जरिया उससे 10 गुना भी कमा सकता है, लेकिन अगर वो एक गवर्नमेंट जॉब में जाता है तो वो एक सेफ जोन में बस है, अफ्लोट है, कि वो वही आपने जो कहा कि कम भी नहीं हो रहा है, बढ़ भी नहीं रहा। अच्छा, आपके बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको अच्छी जॉब्स मिली होंगी और किसी को नहीं भी मिली होगी, तो कुछ तो एक एक्स फैक्टर होगा, कुछ तो अलग कर रहे होंगे वो लोग जिन्होंने नौकरी पा ली। क्या आपको लगा कि क्या डिफरेंट कर रहे थे वो लोग? देखिए, सबसे पहली बात हम एक मुसलमान हैं, और अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का मामला जो है उस कुरान के पहले सूरह में ही क्लियर कर दिया, जब कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि अल्लाह ताला तमाम जहानों का पालनहार है, हम सबको खिलाने वाला है। और रही बात उन बच्चों की कि जो एक्स्ट्रा करके नौकरी हासिल कर रहे हैं, तो वाकई मैंने देखा है उनको कि ऐसे लोग हैं कि जो अपने रूटीन को पढ़ाई के इर्द गिर्द फिक्स करते हैं कि जब पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई करते करते मौका मिला तो ये काम करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करना है। अच्छा, मतलब वो पढ़ाई को उन्होंने सेंटर बनाया और उसके इर्द गिर्द अपने कामों को सेट किया। और जो दूसरे लोग हैं उनको एंटरटेनमेंट भी चाहिए। तो मैं ये जब पढ़ाता था तो कहता था कि तुमको लाइफ में बहुत एंटरटेनमेंट का मौका मिलेगा, मगर अभी जब तक इस फील्ड में हो तुमको नौकरी हासिल करनी है। जैसे एक मिसाल बताता हूँ कि आज जब हम लोग नौकरी हासिल किए थे तो उस वक्त 5600 वैकेंसियाँ थी, 5600 लड़कों ने फॉर्म भरा था, 48 लाख, सिर्फ कोलकाता की बात कर रहा हूँ। उसमें से फिल्ट्रेशन हुआ, 7 लाख बच्चों को टियर 2 के लिए सेलेक्ट किया गया। अब उसमें भी पार्ट ए और पार्ट बी आपको पास करना था। पार्ट ए पे मेरिट बनेगी, पार्ट बी क्वालिफाइंग नेचर का था, फिर एक और फिल्ट्रेशन। अच्छा, तो उसमें से 1.5 बच्चों को बुलाया गया, रेशियो 5600 का 1.5। उसमें मेडिकल में कुछ को डिस्क्वालीफाई किया गया, उसके बाद जो है जो एकदम क्रीम बचा उसको लिया गया। तो वो सोचे जो 48 लाख थे, आपका रेशियो कितना का बनता है, तो आपको किस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। सही। अगर आप सिंसियर नहीं हुए कि सब कुछ मेरा यही है 2 साल 3 साल तक, तो फिर बहुत मुश्किल है। और आपने जब कंप्लीट किया होगा, जब आपको नौकरी मिली होगी, अब तब से लेके आज तक तो और बढ़ा है कंपटीशन? जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये इस वजह से भी है कि जो साइंस बैकग्राउंड के लड़के हैं उनके देखिएगा मैथ्स रीजनिंग वगैरह बहुत अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से वो, और जो मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं किसी को अंडररेट नहीं कर रहा, और जो इस टीम के बंदे हैं उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं वो। तो कंपटीशन को इन लोगों ने और ज़्यादा बढ़ा दिया है। ये जो बीटेक के बंदे हैं देखिएगा आप CGL वगैरह में आ रहे हैं, तो जिसका नतीजा ये है कि इसका मेरिट वगैरह बहुत ज़्यादा जा रहा। अच्छा, ये बताइए कि दीनी एजुकेशन क्या पार्ट होना चाहिए हमारे बाकी जो भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका जो सिलेबस है, क्या उसका एक पार्ट दीनी एजुकेशन नहीं होना चाहिए? क्या फ़र्क पड़ता है इससे? जी बिल्कुल। देखें, हम एक मुसलमान जो है वो सिर्फ दुनिया के बारे में नहीं सोचता है, वो आखिरत को, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हों के मौक़िफ़ क्या था, वो क्या सोचते थे जब भी कोई एक्ट करते थे, कोई भी अमल,
वो सीधा सोचते कि आखिरत के प्रोस्पेक्टिव में। ठीक, अगर आज हम पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो ये सोचें कि एजुकेशन फॉर उम्मा का कंसेप्ट होना चाहिए कि जो आज हम पढ़ रहे हैं अपने से जूनियर को कैसे डिलीवर करें, फिर वो उसको कैसे करें, एक चेन सिस्टम होना चाहिए। इससे क्या होगा, पूरी कम्युनिटी तालीम याफ्ता हो जाएगी। अगर हर कोई अपनी जिम्मेदारी ले लें कि मेरा काम है एटलीस्ट मैं इलाके के 10 बच्चों को एजुकेट करूंगा, बगैर किसी लालच, बगैर किसी फेम के, बस मुझे 10 बच्चों को पढ़ाना है, उसको ड्यूटी समझना, बस अपनी ड्यूटी समझना है, तो इंशाल्लाह क्या होगा कि आज देख रहे हैं कि हम जो इतने पिछड़े हैं, आपको मालूम होगा कि 2011 का जो सेंसस आया उसमें मुसलमान 63.5%, 63.5% जो है एजुकेटेड थे। अभी NSO, चूँकि सेंसस नहीं हुआ कोरोना की वजह से, 2025 में NSO का एक रिपोर्ट है कि मुसलमान 79.5% एजुकेटेड है। जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी तो 59.5% थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बढ़ रहा। ये कैसे बढ़ रहा? जी बिल्कुल। तो ये हमारे और आपकी तरह सोचने वाले लोग हैं जो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। तो मैं ये पॉडकास्ट जो भी भाई हमारे देख रहे हैं, मैं उनको एक मशवरा दूंगा कि आप कामयाब हो गए तो एजुकेशन फॉर उम्मा वाला कॉन्सेप्ट आपके अंदर होना चाहिए कि मैं एटलीस्ट 10 बच्चों को पढ़ाऊँ। और जानते हैं सबसे ज़्यादा जो डैमेज किया है जिस चीज़ ने, वो क्या है कि पढ़ाई मतलब हायर एजुकेशन का मतलब अच्छी सैलरी जी, जबकि आपके अंदर होना चाहिए कि एटलीस्ट एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन जाऊँ मैं। सही, ये होना चाहिए। मगर इस चीज़ ने बहुत बड़ा कर किया है। देखिए आज बहुत सारे हमारे इलाके में भी लोग हैं कि जो हाईली क्वालिफाइड है, कामयाब हो गए हैं, तो इलाके को ही वो मतलब ये समझने लगे कि अब ये इलाका हमारे लायक नहीं रहा, ये लोग हमारे लायक नहीं रहे हैं, अब कल ये हम इनको सलाम करते थे अब हम वो उनको सलाम करें। तो ये क्यों हो रहा है? ये होने की वजह ये है कि उनके अंदर वो चीज़ सोच नहीं है एजुकेशन फॉर उम्मा वाली, बस मैं, जिसके वजह से ये सारा बिगाड़ आया है। ये बहुत अच्छा टर्म मुझे मिला, एजुकेशन फॉर उम्मा। लेकिन वो जज्बा जो आता है कि हाँ मुझे करना है, कोई क्यों करेगा किसी के लिए? उसका रीज़न क्या होगा? अगर मुझे अच्छी नौकरी मिल गई, सब कुछ मेरे लाइफ में सही जा रहा है, मैं क्यों फिर परेशान होऊंगा? अरे मैं दूसरे को पढ़ाऊँ, दूसरे को सिखाऊँ। जाहिर सी बात है कुछ वो इंसेंटिव आता तो है इस चीज़ से ना कि अल्लाह सुब्हान ताला के लिए करना है, आखिरत के लिए करना है, दूसरों की मदद करूंगा तो वो सवाब जारिया बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही वो कंसेप्ट है जिसके बिना पर आप मोटिवेटेड रह सकते हैं और आप ये काम कर सकते हैं। अगर देखें अल्लाह ताला ने दीन और दुनिया को अलग नहीं किया। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन हमारे यूथ का यही है कि दीन और दुनिया अलग है। बिल्कुल। अगर हम सिर्फ दुनिया को ले लें तो हम मेटेरियलिस्टिक हो जाएंगे, और सिर्फ दीन को ले लें कि नहीं दुनिया ये सब मोह माया है, लालच है, इससे हम दूर हट जाएं, सिर्फ इबादत करें, तो ये रूहानियत है जो दोनों अल्लाह ताला ने मना किया। इसलिए आपको क्या कहा कि हम अल्लाह ताला कुरान में क्या कहते हैं कि हम जानते हैं कि तुम पर परेशानियां हैं, तुम मुसीबत में हो, मगर इसके बावजूद जो है आपको वो करना है, अब अल्लाह सुब्हान ताला के लिए कर रहे हैं। अगर सिंपल सी बात है, मेरे उस्ताद अगर हमको ईमानदारी से ना पढ़ाते तो शायद मैं इस जगह नहीं बैठा होता। तो यही सोच कर कि एटलीस्ट 10 बच्चों को अगर पढ़ा दूं तो मेरे लिए सवाब जारिया होगा, और इंशाअल्लाह ताला मेरे मरने के बाद भी ये चेन चलता ही रहेगा। और जब तक इस इल्म से बच्चे फ़ायदा उठाएंगे इंशाअल्लाह हमको उसका सवाब मिलेगा। ये कंसेप्ट हो तो फिर ये मैं नहीं समझता कि ये बहुत कोई मुश्किल काम है। अच्छा, माहौल का असर पड़ता है बच्चों की पढ़ाई में, सीखने में? ये आपने बहुत ज़बरदस्त और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से जुड़ा क्वेश्चन किया भाई। मतलब देखें कॉम्पिटिटिव में जो हैं जो बच्चे आते हैं, मैं थोड़ा सा इसको आपको डिटेल्स बताना चाहता हूँ। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव में आते हैं वो बहुत ज़हीन नहीं भी हों तो चलेगा, एवरेज हों या बिलो एवरेज हैं, क्योंकि वहाँ पर जो माहौल दी जाती है ना कि सपोज दैट एक बंदा ए है, ठीक, वो बहुत अच्छा कर रहा है, मगर बंदा बी जो है वो स्लो है, तो टीचर क्या करते हैं, देखो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा साथी है, कल उसकी इतनी सैलरी होगी, वो यहाँ चला जाएगा, तुम क्या कर रहे हो? तो एक कॉम्पिटिटिव वाला माहौल पैदा हो जाता है। अच्छा जी, हम लोग जब एग्ज़ाम दिया करते थे तो हमारे साथियों में ये होता था कि अगर वो ज़्यादा मार्क्स ला दिया अगली बार हम देखते हैं, तो अच्छे से प्रिपरेशन करके आते थे, तो नतीजा ये होता था दोनों प्रिपरेशन करते थे और दोनों कामयाब हो जाते थे। सही। तो ये बहुत ज़रूरी है। और रही बात माहौल का, आपने पूछा, तो मेरा बचपन का एक साथी था, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं चूँकि मैं नहीं चाहता किसी उसकी जो है ना तजलील हो। वो अगर ज़िया भाई हम लोग बात करते थे यूं ही एक अपने ये में कि अगर
एक अंग्रेजी का टर्म है ब्रिलियंट, जिसके माने होता है ज़हीन, है ना, बहुत ज़्यादा ज़हीन। अगर इसके ऊपर भी कोई टर्म होता तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करता, वो इतना अच्छा। ज़हीन था जी। मतलब आपको बताऊं कि हमारे अग्रवाल सर के यहाँ टेस्ट हुआ करता था इलास्टिसिटी का, मुझे आज भी याद है कि टेस्ट था। हमारा एक साथी था अंकित, वो उसमें फर्स्ट आया था, उसने महीनों प्रिपरेशन की थी, मगर वो बंदा दिन भर इधर उधर घूमे, रात को जब कल सुबह टेस्ट होना है, रात में उसने पढ़ाई की, सो गया, सुबह उठकर टेस्ट दिया। अग्रवाल सर के यहाँ तकरीबन 200 बच्चे थे उस बैच के, उसमें वो सेकंड आता है। अच्छा। और आपको बताऊं, हैरत होगी, हम लोग क्लास 10th में थे, अच्छी तरह मुझे याद है। मैं जब उसके रूम में गया तो देखिए बुरी सोहबत कितनी ख़राब चीज़ है, बुरा माहौल। वो उसके हाथ में सिगरेट थी, वो सिगरेट को ऐसी कश ले रहा, और मैंने देखा कि बोटनी स्ट्रीम एक चैप्टर जो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं था, वो उसमें वो देखे जा रहा, उसके फार्मूलाज को, उसके एग्जाम्पल्स को, जो बुक के पीछे अमूमन दिया होता है, देख रहा उसको। देखने के बाद वो जैसे ही सिगरेट ख़त्म करता है, बुक को क्लोज करता है। उसके स्टूडेंट आते हैं जो खुद 10 में हैं, ग्रेजुएशन के सारे स्टूडेंट थे उसके, 10 बच्चे हैं, जिसमें से 5 को मैं जानता हूँ कि आज नौकरी कर रहे हैं। वो बैठता है और बोट एंड स्ट्रीम पूरा पढ़ा देता है। रैंडमली आप क्वेश्चन कीजिए, एक एक क्वेश्चन को उसने डील किया, मेरे सामने की बात है, इतना ज़हीन था। मगर अच्छा। बुरा माहौल, बुरी सोहबत, शराब नोशी, जुआ, इसने उसको बर्बाद कर दिया। तो उसने कभी प्रिपेयर करने का सोचा नहीं, कोई गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट था उसका, हाँ। मगर चूंकि वो इन लतों में इतना ज़्यादा पड़ गया कि फिर उसके लिए निकलना मुश्किल हो गया, वबाले जान बन गया, और आज भी इन्हीं चीज़ों में है। आज अल्लाह के फजल से एक बात आपको बता दूं कि हम लोग 8 दोस्त हैं, जिसमें से 6 गवर्नमेंट सर्वेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सब साथ प्रिपरेशन किया करते थे, 2 लोग बिजनेस करते हैं। तो हम लोग 7 में से 6 की जॉब हो गई, और एक अल्हम्दुलिल्लाह आज वो वेल सेटल्ड बिजनेसमैन है। तो उसमें से एक वो था, मगर चूँकि बुरी सोहबत हुई, हमने कोशिश भी की कि ठीक हो जाए, मगर बहुत मुश्किल हो गया। तो आखिरकार उसका रास्ता खुद अलग हो गया। तो हमने देखा कि ख़राब माहौल की वजह से, बुरी लत की वजह से, नशे की वजह से एक अच्छा टैलेंट जो बर्बाद हो गया, जिसके बारे में हम आज भी कहते हैं कि भाई, बड़ी बात नहीं कहता हूँ ऑन कैमरा, कि अगर 1 अटेम्प्ट IAS 1 साल के लिए अगर उसको टाइम दे दिया जाए तो, इतना ज़हीन लड़का था, मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। अच्छा, ये तो बहुत सुनकर अफसोस भी हो रहा है मुझे भी कि बहुत बड़ी लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है पूरी उम्मत के लिए। जी बिल्कुल। तो अभी और भी बहुत सारे आपसे सवाल करना है, लेकिन उससे पहले हम लोगों का एक सेगमेंट होता है हर एपिसोड में, जहां पर हम आपसे कुछ ब्लाइंड क्वेश्चंस करेंगे, जिनका आपको आंसर हम लोगों ने नहीं बताया हुआ है कि क्या क्वेश्चंस पूछेंगे। आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे हर क्वेश्चन के जी। और आपको उनको प्रायोरिटाइज करना है कि इन तीनों ऑप्शंस में से सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। ठीक है, तो ऐसे मैं 3 सवाल आपसे पूछूंगा। पहला सवाल आपसे यह है कि जो तालीम की कमी है हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में, इसकी वजह क्या है, सबसे बड़ी वजह क्या है। 3 ऑप्शंस हैं, वो है माली तंगी, या फिर लैक ऑफ गाइडेंस, या फिर स्टूडेंट्स की अपनी सुस्ती और काहिली। इनको प्रायोरिटाइज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या वजह है, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। भाई सबसे पहली बात तो जो आपने ऑप्शन बी दिया, ऑप्शन बी क्या था? गाइडेंस की कमी। जी, गाइडेंस की कमी। जैसे कि एक बच्चा जब प्रिपरेशन शुरू करता है, मैं अपनी मिसाल लेता हूँ, मुझे जब मालूम चला कि ये प्रिपरेशन कुछ करना भी होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, वो मुझे ग्रेजुएशन में मालूम चला। और अच्छा। अभी जो है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 11 से लगे हुए हैं, अभी ग्रेजुएशन में जाते ही हैं कि वो क्लियर कर जाते हैं, कुछ ना कुछ देखिएगा 12th स्टैंडर्ड पे कुछ एग्ज़ाम है वो क्लियर कर गए। तो ये गाइडेंस उनको कौन बतलाया? 11 के बच्चे को किसने बतलाया कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी कुछ है, ये सिलेबस है, ये पढ़ाई करनी होती है। तो मैं समझता हूँ लैक ऑफ गाइडेंस। जी बिल्कुल। दूसरी नंबर बात, जो आपका पहला ऑप्शन था माली तंगी। जी, माली तंगी की वजह से भी हमारे जो गार्जियन हैं उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। अगर उनके पास माली तंगी कुछ आई, बच्चा क्लास 10th में है, तो अक्सर ये होता है उस पर प्रेशर डाला जाता है कि अब आप कुछ करो, अपने वालिद का हाथ बटाओ या घर में मदद करो। तो इस प्रेशर के वजह से वो कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को अधूरी छोड़ देता है, और जिसका नतीजा बाद में बहुत बुरा देखने को मिलता है। जी। और तीसरी जो है सुस्ती, मतलब गलत दोस्त,
गलत माहौल, गलत संगत, जिसके नतीजे में फिर वो गलत आदतों में पड़ जाता है। फिर लेजीनेस, अरे ठीक है कर लेंगे ना, अभी तो एग्ज़ाम के 1 महीने बाकी है, अभी तो 2 हफ्ते बाकी है, अरे अब तो 1 हफ्ता है, क्या है, चिट कर लेंगे। तो ये कहीं ना सही, कि लेजीनेस जो है ना उनके अंदर, इसके वजह से ये सारी चीज़ें खराबी पैदा होती है। लेकिन गाइडेंस आप कह रहे हैं कि असली वजह है। जी, असल वजह। ये बहुत क्लैरिटी वाला पॉइंट था कि आपको जैसे नहीं पता था अपने वक्त में कि कब से प्रिपरेशन शुरू करें। आज जिनको पता है उनको कैसे पता है? जाहिर सी बात है, कोई गाइड कर रहा है तभी पता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। दूसरा सवाल आपसे यह है कि अगर उम्मत के एजुकेशनल हालात को अच्छा करना है तो कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा? पहला ये कि स्कॉलरशिप्स दिए जाएं तमाम लोगों को, स्टूडेंट्स को, या जो डिजर्विंग स्टूडेंट हैं उनको। दूसरा ये कि करियर काउंसलिंग पर बहुत ध्यान दिया जाए। और तीसरा ये कि स्कूलिंग को अच्छा किया जाए। जी, सबसे बेहतर होगा कि अगर आप स्कूलिंग को अच्छा करेंगे, ऑप्शन सी, तो उसमें क्या होगा, करियर काउंसलिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। बहुत बढ़िया। जी, आप अगर टीचर अगर खुद काउंसलिंग करे कि आप अगर पढ़ाई अच्छी नहीं करोगे तो उसकी क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बाद में क्या नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है, जिसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं है बाद में, जो आज हमें समझ में आ रहा, तो फिर ऑप्शन बी जो है, करियर काउंसलिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और तीसरे नंबर पे मैं कहूँगा ऑप्शन सी में कि अगर ये नहीं हो पा रहा सपोज, तो आप करियर काउंसलिंग करें, ऑप्शन बी। करियर काउंसलिंग से क्या होता है कि जैसे सक्सेस लाइब्रेरी में हमारी, वहाँ पर हमारे जो बड़े थे वो बहुत बेहतर, जब हमने शुरू किया था तो उन्होंने हमारे जैसे कि इंटरव्यू टाइप का लिया था कि आप क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। फिर इसके बाद उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक। और दूसरा, स्कॉलरशिप बिल्कुल दिए जाना चाहिए, इसलिए कि जो माली तंगी की वजह से जो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाते हैं और गैरतमंद इतने हैं कि कह नहीं पा रहे हैं, जी। तो एटलीस्ट उनकी ये ज़रूरत पूरी हो जाए। बट प्रॉपर गाइडेंस के साथ उस पर निगाह रखी जाए कि ये पैसे को कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसा दिए गए तो ये मोबाइल खरीद लिया। जी, वही एक सिस्टमेटिक वे में दिया जाए। जी, ये होता है, बहुत ज़्यादा मिस यूज़ होता है। यहाँ पर भी WBMDFCB की तरफ से मिलता था, इतना मिस यूज़ हुआ कि पता नहीं अब शायद बंद भी हो गया है। जी बिल्कुल। हमारी लाइब्रेरी में, सक्सेस लाइब्रेरी में जब मैं पढ़ा करता था और पढ़ाया करता था, उस वक्त एक ऐसा सिस्टम था कि जिस बच्चे को परेशानी है, वो फॉर्म नहीं भर पा रहा, तो हमारा एक दोस्त है नदीम, कैफ़े चलाता है, वो ऑनर है, आप जाए उसके यहाँ, फॉर्म भरें, आपको फ़ीस नहीं देनी है, आपका नाम भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, उसको पेमेंट भी हो जाएगी। तो ये एक सिस्टम था। तो इस सिस्टम के तहत अगर काम किया जाए तो मेरा ख्याल है ज़िया भाई कि कोई भी चीज़ नाकाबिल तस्खीर नहीं है, कोई भी गोल ऐसा नहीं है जो अचीव नहीं किया जा सकता है। बट एक प्रॉपर सिस्टम, एक गाइडेंस, और सबसे पहली बात कि अल्लाह के लिए करें। जी, फिर वही बात आ रही है कि फी सबीलिल्लाह वाला जज्बा अगर नहीं आया। बिल्कुल। यहाँ पर एक और बात जो पिछली बार सवाल आया था, जिसके मेरे जहन में आया कि ह्यूमिलिटी जो इंसान के अंदर होती है, कि खाकसारी, और एक अच्छे पोजीशन पे जाने के बाद भी इंसान अपने रूट से जुड़ा रहे, ये फीलिंग भी तो ज़रूरी है सिखाना। और ये भी दीनी तालीम जो सिखाई जाए बच्चों को, उनमें एक पार्ट होना चाहिए। वरना अगर हम ये चाहते हैं कि जो आपने जो वर्ड इस्तेमाल किया कि एजुकेशन फॉर उम्मा, जी, अगर मेरा ये जज्बा है लेकिन मेरे स्टूडेंट जो हैं वो ऐश कर रहे हैं जॉब करके, तो मैं ही बेवकूफ़ बन गया। बिल्कुल। तो वो जज्बा ट्रांसफ़र करना, उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि दीनी तालीम को भी। जी बिल्कुल। मैं इसीलिए ना, मैं जब क्लासेस कराता था क्लास 9th के बच्चे को, 10th को, समटाइम्स कंपटीशन वाले को, बिलखुसूस मैं 9-10 में ये जोर देता था। और प्राइमरी एजुकेशन पे, जब जो मैंने अभी आपको पहले कहा कि जो क्लब वगैरह में चलते थे क्लासेस बच्चों को, तो मैं दीनियात उसमें बताया करता था, किसी सहाबी का किस्सा उठाया, कभी समझा दिया, इसलिए कि उनके अंदर मॉरलिटी डेवलप हो। बिल्कुल। ये बच्चों में अगर आप बचपन से डाल देंगे तो फिर बड़ा होकर उसको ज़रूरत नहीं है बताने के लिए। क्योंकि हमारे स्कूल्स की जो हालत है, मोरालिटी तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं उनसे। जो मोरालिटी है हमें खुद से ही कोई पैरेलल सिस्टम अपना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको, मेरी बात अधूरी रह गई कि ऐसा होता था कि क्लास है मेरा, तो मैं आज सोच कर जाता था आज सब्जेक्ट पे कोई बात नहीं होगी, आज बात होगी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत पर। अब कितने खाकसार थे, कितनी इनकसारी थी, 22 लाख मुरब्बा मील के आप हुक्मरां हैं, और जब आखिरी वक्त में अपने बेटे को कहते हैं कि अपने जान से उतार कर मेरे चेहरे को ज़मीन पर रख दो, और कहते हैं अल्लाह उमर के इस चेहरे को खाकालूद करें अगर उसने इस उम्मत के हक़ को, इस ओहदे को होते हुए इसके हक़ को कमा हक़ को अदा नहीं किया। तो अल्लाह, तो ये बात अगर बतलाएंगे कि वो कौन थे, कितनी बड़ी शख्सियत थे और क्या उनकी इनकसारी थी, जी, तो फिर बच्चों में ऑटोमेटिक वो चीज़ डेवलप होगी।
और मैं कोशिश करता था कि मतलब मुमकिन हो कि जहाँ तक इस चीज़ को मैं उनके अंदर भर सकूं। जी टीचर्स से भी तो सीखते हैं। अगर टीचर्स खुद कामयाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या एग्ज़ाम्स क्रैक किया, लेकिन वो खुद बहुत हम्बल हैं, तो जी वो तो इंस्पायर करता है स्टूडेंट्स को भी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए असल में होता क्या है कि बच्चे वो नहीं सीखते हैं जो आप कहते हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो आपको करते देखते हैं। देखते हैं। सपोज जी। आपके घर में आपके छोटी सी बच्ची है मरियम, जी इंशाल्लाह कल को 2-3 साल को होगी, तो आपको जब वो नमाज पढ़ते देखेगी जी जी तो ऑटोमेटिक वो भी आपके साथ मसल्ले पे खड़े हो जाएगी कि अब्बू ऐसे करते हैं, मुझे भी करना है। आप उसको लाख, अगर वही इसके अपोजिट में मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके वालिद नमाज नहीं पढ़ते हैं और नमाज उस पर फ़र्ज़ हो गई, आप कहते रह जाएं, लाख सर पटक ले, वो नहीं पढ़ेगा। तो जो जी, जी। बच्चे करते देखते हैं पेरेंट्स को या अपने बड़ों को या अपने टीचर को, जिसको वो आइडियल रोल मॉडल मान रहे हैं, तभी वो करेंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। ऐसी अखलाकी गिरावट भी आई है कि पहले जैसे लोग टीचर्स की जो इज्जत करते थे अब नहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल। अभी तो हाल में ऐसा हुआ कि आप जानते हैं, मैं अपने दौर में भी देखा और इस दौर में भी, कि टीचर को बाहर गेट के बाहर रोक लिया जा रहा। और आपको बता रहा हूँ इस पॉडकास्ट में, जो बच्चा टीचर की इज्जत नहीं करता वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मैंने तो नहीं देखा, ये मेरे उस्ताद जो मुझे पढ़ाए हैं उन्होंने ये तालीम मुझे दी और मैंने प्रैक्टिकली देखा। आप अपने करियर में देख लीजिए, कोई ऐसा तालिब इल्म रहा जो भले ही वो जितने बदमाशी करे, स्कूल के पंखे तोड़ दें, बदमाशियाँ करें, मगर जब उस्ताद आते थे तो उनके सामने वही रिस्पेक्ट थी, वो जितना बदमाश हो क्लास में। तो अगर इज्जत नहीं करते हैं, कहते हैं ना कि बेअदब बाअदब बाद नसीब, बेअदब बद नसीब। जी जी जी, तो अदब आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत सही। अच्छा, जो हमारे क्विज सेक्शन का जो तीसरा सवाल था वो ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सेस का कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है? पहला ऑप्शन है कंसिस्टेंसी, दूसरा है हाई आईक्यू, और तीसरा है कि अच्छा स्टडी मटेरियल, अच्छे रिसोर्सेज। जी, सबसे पहला मैं कहूँगा जो आपका पहला ऑप्शन था, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी। मैं आपको शुरू में कह कर गया है कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव में आते हैं मैक्सिमम एवरेज होते हैं या बिलो एवरेज होते हैं। जो बहुत हाईली क्वालिफाइड, हाईली टैलेंटेड है, वो तो नीट के लिए चले जाते हैं, जी, वो इंजीनियरिंग में चले जाते हैं। ठीक, सही। जो ग्रेजुएशन करते हैं नॉर्मली वो आते हैं कॉम्पिटिटिव में, वो एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं, या उसमें से कुछ ऐसे हैं जो वाकई टैलेंटेड हैं, हाई आईक्यू के हैं, मगर जो कंसिस्टेंट हैं, देखिएगा वो कामयाब हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी वो कछुआ और खरगोश वाली स्टोरी हर जगह फिट होती जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको कंसिस्टेंट होना ही पड़ेगा। कंसिस्टेंसी नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। दो ऑप्शन और थे जो हमारे, हाई आईक्यू और क्वालिटी स्टडी मटेरियल, इनमें क्या ज़्यादा ज़रूरी है? उसमें आपको दूसरा है कि आपके पास क्वालिटी मटेरियल कैसा है जी, उसके बाद आईक्यू को मैं रेट करूँगा। क्योंकि कॉम्पिटिटिव में मैंने कहा कि कंसिस्टेंट रहें, आपके पास अच्छे मटेरियल हो, और फिर आपका आईक्यू अगर एवरेज भी हाई है तो बहुत अच्छा है। जो काम आपको 3 साल में करना है आप 1 साल में कर जाएंगे, ठीक है। बट आपके पास अगर आईक्यू सपोज दैट कि बहुत अच्छा नहीं है, तो आपके पास ये दो चीज़ें अच्छी हैं, तो आप इंशाल्लाह तीसरा ऑटोमेटिक अचीव कर जाइएगा। मतलब अगर एवरेज है या बिलो एवरेज आईक्यू है, हाँ कोई बिल्कुल डम्ब है तो फिर वो एक अलग मसला है, अलग केस है, हाँ, वो हाँ। एक्सेप्शनल है वो। लेकिन एवरेज आईक्यू कोई मसला नहीं है, नहीं कोई है, एक्सक्यूज कोई नहीं मसला बनना नहीं। चाहिए कामयाब बिल्कुल, ना होने के लिए। बिल्कुल। तो जैसा कि क्वालिटी मटेरियल की बात हुई, तो आज इतना ज़्यादा मटेरियल हमारे पास है कि कोई हद्दो हिसाब नहीं है। ख़ास तौर पर कोरोना के बाद इंटरनेट, यूट्यूब तो भरा पड़ा है। कोई ऐसा टॉपिक मेरे ख्याल से वजूद में नहीं हो सकता है जिस पर आपको भर भर के मटेरियल्स ना मिले, ख़ास तौर पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के मटेरियल। तब भी मतलब वो कामयाबी का एक रेट भी बढ़ना चाहिए रिसोर्सेज के हिसाब से, वो नहीं दिखता है इतने रिसोर्स होने के बावजूद भी। देखें क्या इसमें वजह क्या है ना कि आप ऑनलाइन अगर पढ़ाई करते हैं, चूँकि आपने यूट्यूब की बात की, आपने सोशल मीडिया की बात की, इंटरनेट की बात की, तो आप अगर पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन और एक ऑफलाइन करते हैं, तो जो टीचर बैठकर आपको पढ़ाता है तो साइकोलॉजिकली जो आपके साथ उसका कनेक्शन बिल्ड होता है वो ऑनलाइन नहीं हो पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक। और दूसरा क्या है कि मैं फिर वही कहूँगा कि आपके पास अगर मटेरियल मेरे पास है तो सामने वाले के पास भी सेम मटेरियल है, तो उससे क्या हो रहा है कि आपका वो जो वो क्या कहते हैं जी, मेरिट, जो कल तक मान लीजिए 50 पे बन रहा था, आज वो मेरिट उसका 85 हो गया, क्योंकि मटेरियल तो सबके पास सेम है। तो उसका एक नतीजा ये भी है। हाँ,
ये बहुत अच्छा पॉइंट है। पहले सबके पास जब मटेरियल नहीं था, किसी ने मेहनत करके नोट्स बनाए, तो वो उसका एक एक्स फैक्टर हो गया कि अब इसके दम पर अच्छे मार्क्स हैं। लेकिन अब वो नोट सबके पास है। तो उसके बिना पर क्या होगा, सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं और फिर मेरिट ज़्यादा चला जाता है। उसमें भी जो बहुत ज़्यादा मेहनत की वो कुछ एक्स्ट्रा किया होगा, इसके नतीजे में फिर वो सिलेक्शन होता है। और एक और बात कहूँगा कि तकदीर, जिसके मुकद्दर में जहाँ की रोज़ी है फिर उसे वो मिलना ही है। एक शख्स तब तक उसकी मौत नहीं आती है जब तक वो अपने मुकद्दर की रोज़ी हासिल ना कर ले। बेशक, जब तक क्लास 10, 11, 12 तक है तभी तक वो चीज़ समझ में आती है कि हाँ कोई बहुत इंटेलिजेंट है तो ज़्यादा मार्क्स आएंगे। लेकिन कोई भी अच्छा स्टूडेंट ये जानता है कि जॉब का जो मामलात हैं वहाँ पर तकदीर का बहुत बड़ा फैक्टर है। चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बंदा हो या फिर कोई अच्छी जगह से, इवन आईआईटीज़ में आईआईटी के जो ग्रेजुएट्स हैं उनसे इंशाल्लाह पॉडकास्ट में बुलाऊंगा भी कुछ लोगों को, तो वो लोग भी खुद बोलते हैं कि नहीं, जो प्लेसमेंट होता है उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है तकदीर का, कि बहुत अच्छे टॉपर जो सबसे बेस्ट है क्लास का, ज़रूरी नहीं है उसका फर्स्ट डे प्लेसमेंट हो जाए और उससे थोड़ा जो लो है उसका हो गया। मतलब ये तकदीर की बात है मुकम्मल, कि अब किसको कहाँ लेके, यही तो चीज़ है कि अगर हम अल्लाह ताला पे यकीन करें तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। और पेशेंस बहुत ज़रूरी है भाई लाइफ में। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है आपको सर्वाइव करना भी। देखिए ना, जो सुसाइड के केसेस आ रहे हैं इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि लोगों में पेशेंस और सब्र नहीं रहा। और मैं कॉम्पिटिटिव की चूँकि बात कर रहा था तो देखने में ये आता है कि अगर कोई बंदा है कामयाब हो गया तो उसके दोस्त को उसके घर वाले ताने देते हैं अपने, कि देखो तुम्हारा दोस्त है कहाँ चला गया, नहीं चला गया। जबकि आप देखिएगा तो कभी कभी ये मालूम होता है कि जो दोस्त कामयाब हुआ है वो 19 था, ये जो भी बेचारा जिसको जॉब नहीं मिला वो 20 है, मगर वो अपना दर्द किसी को कह नहीं पा रहा। तो इसमें मैं कहूँगा कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। मैं अपने बारे में कहूँ कि मैं 3 दफ़ा CISF का एग्ज़ाम था, सॉरी CISF का गालिबन था, दौड़ थी, फिर मेरा सब इंस्पेक्टर का था, मैं दोनों दौड़ में फ़ेल हो गया। जब मैं घर आया ना, मेरे वालिद ने मेरे पीठ थपथपाया, कहीं कोई बात नहीं, इंशाल्लाह इससे बेहतर होगा। अच्छा, तो ये जो इंस्पिरेशन अंदर से आई ना, जो मैं अंदर से टूटा हुआ था, मेरे वो सेल्स लग रहा था कि रिपेयर हो गए। तो ये मतलब बहुत बड़ा, आप अंदर से टूटे तो आपके वालिद साहब ने आपको उठाया, मदद की। और ऐसे अमूमन उल्टा होता है कि आप खुद से तो परेशान रहते ही हैं और घर वाले जो है और ज़्यादा आपको गर्क कर देते हैं। जी बिल्कुल, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर इसका नतीजा बहुत बुरा आता है। फिर देखिएगा अगर वो सुसाइड नहीं भी करता है ना तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फिर स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर लगता है मेरे पास क्या है, दुनिया ख़त्म है, पूरा एकदम डार्क, मेरे पास ये वर्ल्ड, मैं दुनिया में बेकार हूँ, पढ़ लिख कर कुछ नहीं है। तो ऐसा बना नहीं दिया जाता है कि सोसाइटी आपको ऐसा सिखा देती है कि अगर तुम ये काम नहीं कर पाए तो तुम्हारा जीना बेकार है। ये तो सिखाता है ना, कोई तो सिखा रहा है ये चीजें। या फिर इतने रुपए अगर तुम नहीं कमा पाए तब तुम बेकार है, तुम जिंदगी में कामयाब नहीं है, आपका पढ़ना लिखना सारा बेकार है, आपकी डिग्रियों की कोई अहमियत नहीं है, आप जितने क्वालिफाइड हो, जितनी अच्छी बात कह लें, आपकी बात को कोई अहमियत नहीं देगा। मगर वही एक शख्स जो कामयाब है उसको लोग हाथों हाथ रखते हैं, ये फला साहब हैं, जनाब हैं, इनसे मेरा ताल्लुकात है, इनसे मेरा रिलेशन है, ये मेरे को फ़ोन करते हैं, ये सारी बातें हैं। मगर वहीं एक पढ़ा लिखा आदमी अगर उसके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, तो फिर उसको कोई अहमियत ही नहीं देता। ये हमारे समाज का बहुत बड़ा सानिया है जो कि नहीं होना चाहिए। और बड़े कमाल की बात है कि जैसा उलमा कराम कहते हैं कि कामयाब इंसान वो है जो खुश है जितना उसको मिला उसमें, और किसी का वो कर्जदार नहीं है। लेकिन अभी आप देखेंगे जिसकी जितनी ज़्यादा सैलरी है वो उसी औकात के हिसाब से कर्ज ले रहा है, बैंक से लोन वगैरह ले रहा है, और ज़्यादा कर्ज में है। जो लोग महंगे महंगे 2-3 करोड़ के फ्लैट्स ले रहे हैं, अब वो 15-20 साल का EMI भरते हैं, करोड़ों रुपए कर्ज में है। तो ये एकदम जो सक्सेस का डेफिनेशन है वो हमने बिल्कुल उल्टा कर दिया है उसको। बिल्कुल, हम एक बात कहते हैं आज देखिएगा कि बहुत अच्छी सैलरी है, मगर उनके पास आप अगर अचानक से एक बड़ा अमाउंट अगर चाहें, उनको खुद की ज़रूरत आ गई जी, उनके पास नहीं होती। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारी ख्वाहिशात जी आज इस घर में हैं तो वैसा घर होना चाहिए। कहाँ कभी यूट्यूब पर देखे थे, कभी सोशल मीडिया पे देखे थे, कभी मुंबई गए थे ना तो ऐसा देखे थे, कभी दिल्ली में ये देखे थे। इस ख्वाहिश ने लोगों को बर्बाद करके रख दिया है। और इसका नतीजा क्या होता है? लोन्स। इसका नतीजा क्या होता है? फिर देखिएगा कि वक्त पर अगर दवाइयों का खर्चा आ जाए तो नहीं बेयर कर पाते हैं वो।
मेडिकल कोई इमरजेंसी आ गई तो फिर जो है फिर लोन लेना पड़ता है या कर्ज लेना पड़ता है। ये सारे मसाइल है, और वो लोग भी बहुत खुश नहीं हैं जो इस तरह के मामलात में मुलविस हैं। इसलिए क़नाअत बहुत ज़रूरी है। आपको जो अल्लाह ने दिया है बेशक, उस पर आप शुक्र करें, और ये देखें कि मेरे से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छे हैं मगर उनको ये नसीब नहीं है, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक वो शुक्र का मामला पैदा हो जाएगा। और जैसे ही आप देखेंगे अपने ऊपर वाले को तो फिर वो बेचैनी होगी। तो इसीलिए ने कहा ना रसूलुल्लाह ने कि दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखो और आखिरत के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखो। बेशक। तो ये कितनी बड़ी साइकोलॉजी की बात आपने की। जी, कनात वाली जो आपने बात कही, मैंने एक वीडियो देखा था किसी बंदे का, वो बता रहा था कि बेंगलोर में कहीं पर एक बहुत अच्छी सी सोसाइटी थी जिसमें एक बड़ा सा स्विमिंग पूल है और लंबी लंबी ऊंची इमारतें हैं। वो कह रहा है कि यहाँ पे जितने लोग हैं इस सोसाइटी में, किसी को फुर्सत नहीं है कि स्विमिंग पूल में नहाए। क्यों? क्योंकि उसकी ख्वाहिश थी कि इसमें एक अच्छा सा घर इसमें मिल जाए, इस तरह का आलीशान। लेकिन अब जब वो खरीद चुका है तो एक ट्रैप में फंस गया है जहां उसे कुछ भी करके, कैसे भी करके उसको ढेर सारा पैसा कमाना है, भले उसको डबल शिफ्ट करना पड़े। वो दिन में 16-16 घंटे काम कर रहा है ताकि वो कर्ज फिर चुका पाए, जो EMI है वो चुका पाए। उसको बिल्कुल फुर्सत नहीं है कि अब वो उसको इंजॉय कर पाए। वो जो सामने का व्यू है और स्विमिंग पूल है, कुछ फ़ायदा नहीं देता है। ये चीज़ें ऐसे सुनने में बहुत आसान लगती हैं, लेकिन इंसान के लिए इसको समझना बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, मैंने फिर कहा कि हम दूसरे को देखते हैं दुनिया के मामले में, और देखकर इतना कंपटीशन में आगे बढ़ गए हैं कि फिर ये नहीं देखते कि अगर हम 16 घंटे के शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारी डाइट भी वैसी होनी चाहिए, हमारी नींद पूरी हो रही कि नहीं हो रही। फिर क्या होगा, कुछ दिन ये करते करते अगर ये सालों का मामला रहा तो फिर हमें बीमारियां हो जाती हैं। क्या फायदा? जी बिल्कुल। अगर जिंदगी उतनी ही है जितनी है होनी है, मगर वो तकलीफ लेकर जी रहे हैं। उस स्विमिंग पूल की जो अपनी बात की, कभी नहाने की फुर्सत नहीं मिली, उस व्यू को कभी एंजॉय नहीं कर पाए, तो क्या फ़ायदा ऐसी लाइफ का, ऐसे पैसे का। तो हम कनात करना जिस दिन सीख जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला हमारे मसाइल, आधे से ज़्यादा मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। बेशक। ज़्यादा हमारे मसाइल जो हैं वो ख्वाहिशात के ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी। अच्छा, ख्वाहिशात से फिर एक सवाल आता है कि स्टूडेंट्स में आप डिस्ट्रैक्शंस तो आज के दौर में बहुत हैं जी। 3 सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शंस बताइए जिन्होंने बर्बाद करके रखा आज के डेट में। आज के दौर में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो है वो मोबाइल। बेशक। ठीक है, सोशल मीडिया। अच्छा, आप देखें ना, इसके एक मतलब छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आज हम स्टेटस डालते हैं ना, क्यों डालते हैं? अच्छा से अगर कपड़ा पहना है तो हम डालते हैं। हम कभी टॉवेल में हैं, संडो गंजी पहने हुए हैं, कभी हम नहीं डालते हैं। क्यों? अच्छे नहीं दिखते हैं। जब हम अच्छे से मेकअप शेकअप किया हुआ है उसके बाद डालते हैं, और बार बार उसको चेक करते हैं कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, कितने लोगों ने देखा, कितने ने सराहा। क्या फ़ायदा है ऐसे? ये एक डिस्ट्रैक्शन। आपको एक बात और बताता हूँ कि सोशल मीडिया के हवाले से पढ़ना मैं क्यों इसको मुनासिब नहीं समझता, कि आपने कहा यूट्यूब वगैरह पर डिस्ट्रैक्शन का क्या है, कि आपको मोबाइल में एक मैसेज आता है, आप उस मैसेज को रीड करने लगते हैं, फिर आपको फोकस करने में 23 मिनट लगते हैं। बिल्कुल जी, 23 मिनट लग जाते हैं जी। तो ये कहीं ना कहीं एक मोबाइल, वो 23 मिनट देना फोकस करने के लिए, यही तो नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद दूसरा क्या है कि वो प्यार, इश्क, मोहब्बत। आप देखिए क्लास 9 पहले हमारे ज़माने में हुआ करता था, अब के लड़के तो और पहले बड़े हो जा रहे हैं। ये भी मोबाइल का ही देन है। बिल्कुल। इसमें फंसने के बाद ये जो है बस एक ख्वाब ख्याल में जी रहा, ऐसा लग रहा कि बस वो कहीं बाग में है, कहीं फ्लावर्स की दुनिया में है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, जबकि रियलिटी इससे बिल्कुल हट कर। डिस्ट्रैक्शन की एक वजह है जिससे यूथ को मैं कहूँगा कि इससे आप बच कर रहे हैं। आपको अगर ये मसाइल पैदा हो गए तो देखिए कभी भी ना मोहब्बत किसी से नहीं हो जाती है, अट्रैक्शन पहले शुरू होता है, फिर उस बीमारी को हम मोहब्बत बना लेते हैं। इसके नतीजा में फिर लाइफ कहाँ से कहाँ चली जाती है। इसकी भी बहुत सारी कहानियां हैं मेरे पास जो मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया हुआ है। वक्त उतना नहीं है कि बयान करूं। तो ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ हो गई कि गलत सोहबत। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था कि अगर दोस्त जो है दोस्त के दीन पर होता है, आपका दोस्त जैसा है आपका आप भी वैसे ही होंगे। और पुराने लोग कैसे कहते थे कि अगर किसी को पहचानना है तो उसके दोस्तों को देखो, अगर उसको दोस्त अच्छे हैं दैट मीन्स को लड़का अच्छा है। अगर दोस्त बुरे हैं, जाहिर बात है ना जी, हम जैसे होंगे हमारी सोहबत वैसी होगी, वैसों को ही हम पसंद करेंगे। तो अपने माहौल को अच्छा करें। ये 3 सजेशन मैं एज ए टीचर यूथ को देना चाहूँगा कि मोबाइल
और इश्क मोहब्बत की जाल, इस ट्रैप से बचें। तीसरी चीज़ जो है कि आप अच्छे माहौल को तलाश करें। और ये तीनों चीज़ें मुश्किल से मुश्किल होते जा रही हैं आज के दौर में। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें ना, गवर्नमेंट आपको पढ़ाई करने के लिए मोबाइल दे रही है, जी और उस मोबाइल का हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। तुरंत इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, तुरंत एफबी का अकाउंट बनाया। अब तक नहीं था, अच्छा नहीं आ रहा तो यूट्यूब से सीख ले रहे हैं कैसे चलाना है, ये भी एक मामला है। और फिर उसमें पूरा वक्त ज़ाया कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। मुझे तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के एक कोटेशन याद आता है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ कोट कर दूँ। आप कहते हैं कि मैं किसी नौजवान को देखता हूँ, बहुत खूबसूरत है, तो बहुत खुशी होती है उसको देखकर, मगर जैसे ही मुझे मालूम होता है कि ये ना अपनी दुनिया के लिए कुछ कर रहा, ना अपने दीन के लिए कुछ कर रहा, तो वो शख्स मेरी निगाह से गिर जाता है। तो अगर जैसे हम दिनियात को भी पढ़ें साथ में, और इसका इल्म हमारे पास हो, उलमा के साथ हमारा उठना बैठना हो, तो फिर क्या ही बात होगी। जाहिर बात है कि अगर हम खुशबू की दुकान में बैठेंगे तो हम वहाँ से मुअत्तर होके ही निकलेंगे। जी जी बिल्कुल जी। और अगर लोहार की दुकान में बैठेंगे तो उस गंदगी को उसको लेकर ही हम निकलेंगे, या शराब की दुकान में बैठेंगे तो उसकी बदबू को ही लेकर निकलेंगे। तो अपने माहौल को अच्छा करें, उलमा के साथ जुड़े, उलमा के साथ बैठ। अच्छा, हमारी जो तंजीम है बेटर टुगेदर, उसका मकसद ही यही है कि हम लोगों ने जो महसूस किया, चाहे कैसर भाई हो, शहबाज हो या मैं हूँ, कि आज जो इस डिस्ट्रैक्शन की बहुत बड़ी वजह क्या है, जो एक यूथ में और उलमा में बहुत ज़्यादा गैप आ गया है। क्यों ना हम ब्रिज का काम करें। सही। अल्टीमेटली ये उलमा ही हैं जो इस उम्मत को कमाल को संभाल सकते हैं। बेशक। इस आखिर क्यों कहा गया है, अल्लाह ताला ने कहा है वरसतुल अंबिया, ये अंबिया के वारिसीन हैं। अब तो कोई नबी नहीं आने वाला। कुरान और हदीस को जिस तरह से, जिस गहराई से ये समझते हैं, हम और आप नहीं समझते हैं। बेशक। तो जिस अंदाज में वो बच्चे को तरबिया कर पाएंगे, वो हम और आप नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को अपने मस्जिद के इमाम साहब के साथ बैठे, थोड़ा वक्त दें, उनसे मिलें, हम आहंगी रखें। बेशक। बहुत। ये जो आपने कहा कि 3 डिस्ट्रैक्शंस, एक मोबाइल, दूसरा इश्क मोहब्बत, और तीसरा आपने बताया कि सोहबत। जी। अब मोबाइल अगर आपके पास है तो ये भी इश्क मोहब्बत वाले मसले को 10 गुना आसान कर देता है इस चीज़ में पढ़ना। प्लस गलत संगत जो है, आप आराम से ऐसी कम्युनिटीज़, ऐसे ग्रुप, या फिर वो पबजी वगैरह का ग्रुप बहुत आसानी से बना लेंगे। तो घूम फिर कर मोबाइल जो है वो हर चीज़ का एक कैटलिस्ट है, हर बुरे चीज़ का। बिल्कुल, उसको 10 टाइम्स बढ़ा देता है। इस तरह शराब को उम्मुल खबाइस कहा जाता है, ये अबुल खबाइस है। इसी से बहुत सारे परेशानियां हमारी हैं। मगर एक बात और है ज़िया भाई, इस मोबाइल का आप अच्छे से इस्तेमाल करें तो आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। बेशक बेशक। मैं आपको एक बात कहूँ कि पार्ट बी जो मैंने क्लियर किया अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैंने क्लास, आज भी वाईफाई स्टडी पे रामवीर राजपूत बोलकर एक टीचर थे। 93 वीडियोस थे। उस वीडियोस को, हर वीडियोस को मैंने 4 टाइम्स देखा था, नोट्स बनाया था, बुक की मैंने मदद ली बिल्कुल, मगर वो वीडियोस से मुझे बहुत हेल्प हुआ। तो आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से फ़ायदा उठा सकते हैं, बट आप पे डिपेंड करता है कि उसको कैसे इस्तेमाल करें। बेशक बेशक। इसमें कोई शक नहीं है कि जो अवेयरनेस दीन को लेकर के भी आई है जी, उसमें भी एक अच्छा खासा रोल है कि हमारे उलमा जब इंटरनेट पर आए, यूट्यूब पर आए, उससे भी बहुत लोगों को फ़ायदा पहुँचा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात जो आपने कही कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों पर जोर देते हैं कि पैसा कमा कर लाओ, माली हालात ऐसे हैं, तो क्या स्कीम्स या क्या तरीके होने चाहिए? अगर मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, हम चाहते हैं अगर कि ये उस चक्कर में ना पड़े पैसा कमाने के, क्योंकि ऐसे भी कुछ अच्छा करियर तो बना पाएगा नहीं विदाउट एजुकेशन, अच्छे एग्जाम क्रैक किए बिना। जी जी जी। तो अब हम चाहते हैं कि उसको पढ़ा लिखा करके कुछ अच्छा करना है, उसकी लाइफ को बनाना है, लेकिन जो माली तंगी है वो तो वहीं की वहीं है, वो तो कहीं जा नहीं रही है। क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसके लिए? देखें, एक बात है कि हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, और ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले। क्या बात है। हमारे यूथ का देखिए, एक जब कॉम्पिटिटिव का एक सैलाब आया, सैलाब ही कहूँगा, सारे बच्चे उसमें भुल गए। आपको मैं बताऊं कि 2011 के सेंसस के मुताबिक यूथ की जो कुल तादाद थी तकरीबन 33.5 करोड़ थी। मैं एक बात मान लेता हूं कि 10 करोड़ लोग भी 1/3 तैयारी करते होंगे, तो सारे बच्चे कहाँ जाएंगे? सबको जॉब मिलना पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा प्लान भी हमारा तैयार होना चाहिए। मैं बच्चों को सबसे पहले मशवरा ये दूंगा कि आप भीड़ ना बने, आप पहले अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें। दूसरी बात कि आप देखिए मुझे किस चीज़ में दिलचस्पी है। इसको सबसे बेहतरीन किसी चीज़ में अगर बतलाया गया है तो 3 इडियट्स मूवी में
जो दिखलाए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप उसकी तरफ जाएं, आप भीड़ का हिस्सा ना बने। जी, सही। आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा टेक्निकल काम कर सकता हूँ, तो उसी सपोज दैट कि किसी को लगता है कि मैं बहुत अच्छा एसी मैकेनिक का काम कर सकता हूँ, तो आप उसमें डिप्लोमा कीजिए, सही। आपको चूज कीजिए। ये मैं कैसे जज कर सकता हूँ कि फला 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 का ये क्या है, बिल्कुल। किसमें उनको मज़ा है, क्या काम करने में वो दिलचस्पी लेते हैं, उसको इंटरेस्ट किस फील्ड से है, ये तो बच्चे डिसाइड करेंगे। तो लेट देम डिसाइड कि वो क्या करना चाहते हैं। सही। जी, पहले मगर मैं कहूँगा कि फिर से गार्जियन हजरात से गुजारिश करूँगा कि आप अपने बच्चों को बेसिक एजुकेशन एटलीस्ट दिलवाएं और उसके बाद उन पर छोड़ दें। आप उनसे मशवरा करें, आप उनसे दोस्ती रखें, और आप ऐसी दोस्ती रखें कि बाहर उन्हें दोस्त तलाश करने की ज़रूरत ना पड़े, वो आपसे मशवरा करें, क्योंकि गार्जियन से बेहतर कोई और गाइड नहीं कर सकता। उन्हें मालूम नहीं भी होगा तो अपने से जानकार इंसान से वो पूछेंगे, समझेंगे, फिर आपको गाइड करेंगे ही, वो बतलाएंगे ही, क्योंकि कोई गार्जियन नहीं चाहता कि मेरा बच्चा गलत रास्ते में जाए। और रही बात फाइनेंशियल हालत की, आप कह रहे हैं, तो मैं कहूँगा इसमें सब्र की ज़रूरत है। बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे फादर 2014 में रिटायर हो गए, तब तक मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था। अच्छा। 2 साल तक उन्होंने और एक्स्ट्रा सर्विस की, फिर कंपनी ने मुकम्मल पैसा देने के बाद बैठा दिया। तो वो जो मुझे नौकरी मिली 2019 में, तो जो 4-5 साल का गैप था, उन्होंने बहुत सब्र किया है। सही। ये और मैं बहुत वहाँ ज़रूरी है। पढ़ाया, पढ़ाने के बाद उर्दू एकेडमी की टीचिंग करता था, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाता था, इसके अलावा फ्री में भी पढ़ाता था। तो जो होता था उस पर कभी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि जाकर काम करो, उन्होंने सब्र किया और एक भरोसा, मेरे लिए दुआएं की, तब जाकर आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो ये उनकी दुआओं का नतीजा, अल्लाह के फजल के बाद। बेशक, तो बेशक। आपको सब्र करना पड़ेगा, बगैर सब्र को किसी को कुछ नहीं मिला है। आप देख लीजिए दुनिया में जो भी कामयाब हुआ है, उसके पेरेंट्स ने और उस शख्स ने खुद कितनी मेहनत की है और कितना सब्र किया है। तो आपको सब्र का पहलू अपने साथ रखना ही होगा, तब जाकर के इंशाल्लाह कुछ जी, होगा। पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है, बहुत और एक चीज़ है कि पेरेंट्स सबसे सेफ ऑप्शन भी है ना। जैसे आप किसी से मशवरा ले रहे हैं, उसकी नीयत आपको नहीं पता, वो आपको सही मशवरा दे रहा है कि आपको किसी कुएं में ढकेल रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है, आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स के मामले में आप 100% श्योर हो सकते हैं कि जब भी वो सोचेंगे आपका भला ही सोचेंगे, कभी गलत नहीं सोच सकते। बिल्कुल। लेकिन पेरेंट्स कुछ गलतियां भी करता है बच्चों को पढ़ाते वक्त। कुछ मेजर मिस्टेक्स आपको दिखी जो ड्यूरिंग एजुकेशन? जी, मुझे सबसे बड़ी जो मिस्टेक लगी दिखी, जैसे कि देखें, कल तक हमें डर था कि जब हम स्कूल में बदमाशियां करेंगे, बदमाशी मीन्स क्या, ऐसी कि मतलब बेहुरमती वाली, बेअदबी वाली, स्कूल में मार पड़ेगी, घर में जब अब्बा को शिकाया जाएगी तो वहाँ भी मार पड़ेगी जी। मगर अब मामला उल्टा है कि अगर आप बच्चे को डांट देते हैं, एक तमाशा आपने लगा दिया, तो पेरेंट्स झगड़ा करने चले आते हैं। आज का मामलात ऐसे हैं। कल को क्या था कि डर था कि दोगुनी मार पड़ेगी, यहाँ भी वहाँ भी, कि ज़रूर तुम्हारी गलती होगी, मगर आज जो है सारा ब्लेम असातिज़ा इकराम पर डाल दिया जाता है कि आपका सिस्टम ठीक नहीं है, आप ठीक नहीं है, उस बच्चे ने उसको मार दिया, आप कहाँ थे। अब टीचर तो भाई अपने स्टाफ रूम में होगा, जी, जी। वो तो क्लास में देखने नहीं जा रहा, तो फिर ये झगड़ा वहाँ चला जाता है कि आप क्या कर रहे थे। तो भाई टीचर का ये काम नहीं है कि अब झगड़ा जाकर सुलझाए और मतलब वो कस्टोडियन नहीं ना है, बिल्कुल बिल्कुल, जाकर के क्लास में ही रहे हमेशा। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप जरा सा टीचर को छूट दें। पहले क्या होता था, औरत आई कहती थी कि सर इसका गोश्त आपका है, हड्डी चमड़ा मेरा है। अच्छा जी। तो वो कहें कि भाई हम मारते वारते नहीं हैं, अगर हमको नहीं समझ में आया तो हम बस बोलते हैं कि बाबू तुम दूसरा टीचर देख लो। तो ये चीज़ था पहले के गार्जियन में और अब के गार्जियन में, अब तो झगड़ा पे उतर जाते हैं। तो चलिए, पहले मारने का कल्चर था, आज नहीं है। जो भी तरीका हो, मतलब पेरेंट्स का एक डर या एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जो आज नहीं है। अभी है कि पेरेंट्स के पास मामला जाएगा तो वो अब और चौड़ में हो गया कि अब तो हम इम्यून हैं। हाँ, कि पेरेंट्स का मतलब है हमको कुछ नहीं होने वाला। जबकि ये डर होना बहुत जरूरी है। घर में बच्चे एटलीस्ट किसी ना किसी से डरे। मैं ये नहीं कहता कि उन्हें मारे, बस आंख दिखा तो यही काफी हो जाए। इतना डर, इतना डिस्टेंस, इतना रोब आपको बच्चों पर आपका होना चाहिए। बेशक जी, वो ज्यादा दोस्ती वाला आजकल कल्चर है, जहाँ पर वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया कि एक जो गुलाम अपने मालिक को जनेगी,
जी तो जी 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 कयामत की निशानियों में से तो आज वही देखने में मिलता है। खैर इसके तो बहुत सारे इंटरप्रिटेशन इस हदीस के, जी। लेकिन एक उलमा बताते हैं कि ये भी है ये भी कि है। औलाद जो है वो माँ बाप पर चढ़ करके रहेंगे चढ़ जैसे कर वो लोग रहेंगे। मालिक हैं। जी जी तो आज बिल्कुल ये हालात हम लोग देखते हैं। आजकल बिल्कुल। तो मैं वीडियोस देखता हूँ, दंग रह जाता हूँ कि हाथ उठा देते हैं बच्चे, कैसे? 7-8 साल के 5 साल के बच्चे वो अपने माँ बाप पे हाथ उठा देते हैं। मतलब पता ये है। तो रूह कांप जाती है सोच जी। करके। और एक चीज़ जानते हैं क्या है कि जब से देखिएगा कि लोगों के पास थोड़ा सा पैसा आया है, जी। वो अपने बच्चों को इमोशनली उन्होंने वीक बना दिया है। कैसे? हम्म। सपोज दैट ये कप है, बच्चा इसको जिद कर लिया कि मुझे ये चाहिए, तो आप 12 उसे ला कर देते रहें। ये चॉकलेट आप ला कर देते रहें, कभी कभी उसे ना की भी आदत लगाएं। जी जी भले ही आपके पॉकेट में पैसा है, मगर बिल्कुल। आप दिखलाएं कि नहीं अभी नहीं, हम्म। ये चीज़ देंगे बाद में। बाद में। कभी ना की भी आदत लगे, अगर उसको हमेशा हाँ की आदत लगी रही, उससे वो चीज़ दस्तयाब रही, इमोशनली वो वीक हो जाएगा, सही सही। साइकोलॉजिकली वीक हो जाएगा। और जब ना मिलेगा तो उसके बाद फिर वो जो आपने कहा कि बच्चे जो हैं माँ बाप पर हाथ उठा दे रहे हैं, फिर मुँह से बहुत सारे ऐसे अल्फाज कह जाते जी हैं जो जी। किसी एतबार से जेब नहीं देता है। हम्म। तो ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स की ही गलती है, मैं बच्चों को नहीं जी, कहूँगा, तो बच्चों में पेरेंट्स ये अक्ल कितनी बोलते होती भी है। है ना कि कमाते किसके लिए हैं फिर, जी। बच्चों के लिए ही कमाते हैं, तो अब जो मांगेगा उसको ला करके देंगे। देखें, वसीम बरेली साहब ने कहा था कि कहाँ कितना कब, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। अच्छा, वाह। तो यही चीज़ कहाँ कब कितना, ये जी तो उन्होंने जी। बात पे कहा था। हम्म। मगर मैं यही कहूँगा इस चीज़ को आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें कि जी। आपको कितना करना है, कहाँ सही। करना है और कहाँ रुक जाना है, हम्म। ये आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल। नहीं हैं तो फिर एक आप आइडियल पेरेंट नहीं बन सकते। जी जी। कोई ट्रेनिंग भी तो इसकी नहीं है ना, अच्छा शौहर बीवी बनने की ट्रेनिंग हमारे पास है ना, अच्छा जी माँ जी बाप जी बनने की है। किसी जी को जी कुछ, बस हम लोग तुक्का मारे जा रहे हैं कि बस चल जाए किसी तरह से, हमारी ज़िंदगी इसी तरह चल जाए। अच्छा, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कौन से सबसे एसेंशियल स्किल्स हैं आपकी नज़र में जिनको सीख कर रखना चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स वगैरह? देखिए, सबसे पहले बात, अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं हाँ। तो आप कोशिश करें कि आप अपने मैथमेटिक्स को बहुत अच्छा कर लें। जब अच्छा। मैथमेटिक्स अच्छी होगी तो ऑटोमेटिक आपका रीजनिंग अच्छा हो जाएगा। इसके पीछे सही। क्या है कि बहुत वो कोरिलेटेड है एक दूसरे से। हम्म। ठीक। तीसरी बात कि आपको इंग्लिश पे काम करना है। सिंपल सी बात कहता हूँ कि मैथ्स की 50 क्वेश्चंस हैं। हम्म। अगर वो बंदा अच्छे से पढ़ा हुआ है चैप्टर को, वो जी। 50 में 50 अटेम्प्ट करके ला सकता है। मगर ये जीके में आप गारंटी नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल, ये क्योंकि तो बहुत बड़ा जीके है। एक समंदर है। जी जी। ठीक है, और समंदर में आप जितना पढ़ लीजिए आप पूरे समंदर को कवर नहीं कर सकते हैं। तो कभी नहीं। उसमें छूटने के चांसेस हैं। मगर मैथ में ऐसा है कि आप पूरे में पूरा और रीजनिंग में हासिल कर सकते हैं। हम लोगों के सही। दौर में भी जब हम लोग पढ़ाई किया करते थे, हमारा टारगेट यही हुआ करता था कि अगर 50 मार्क्स का है तो हमारा टारगेट था कि 49 48 इतना एटलीस्ट आ जाए। टारगेट था कि 50 में 50, तब आप जाकर 45 और उसके एबव टच कर पाते हैं और आप एक्यूरेसी होती है वैसी, क्योंकि आपका टारगेट बड़ा है। तो सॉफ्ट स्किल में अगर कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो मैं यही कहूँगा कि आपके मैथमेटिक्स और आपकी इंग्लिश, इस पर बहुत अच्छा काम करना है। रीजनिंग पे थोड़ी सी सही। मेहनत कीजिएगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। और रही बात जीके की, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। मगर आप कह सकते हैं कि जीके में मैं 50 में 50 या 100 में 100 या बहुत मुश्किल है। अच्छा, मैथ्स और इंग्लिश की आपने जो बात कही, तो मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस बेस्ड है, जी। आप प्रैक्टिस करते हैं उस चीज़ की। जी। इंग्लिश का क्या हिसाब है? इंग्लिश भी तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं ना खुद से, कि उसको तो वो तो जबान है। नहीं जिया भाई, कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक में फ़र्क है। अच्छा। जैसे कि अच्छा। सपोज दैट हमारे ज़माने में क्या था, सीजीएल की हम प्रिपरेशन करते थे, तो 50 मार्क्स का इंग्लिश है, तो उसमें आपको 5 मार्क्स का होता था सिनोनिम्स, 5 मार्क्स के Okay. एंटोनिम्स। अच्छा, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 10 हुआ करता था। अच्छा, इसके अलावा वोकैब्स हुआ करते थे। और फिर पैराग्राफ था, पैराग्राफ में से क्वेश्चनिंग आंसरिंग होता था। आप पढ़िए, फिर नीचे क्वेश्चन आंसर है, तो उसको आप क्वेश्चन है, आपको फिर 4 ऑप्शन है, आंसर क्या होगा, इस तरह के थे। तो जो सीनो एंटो और इसके अलावा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, ये सब हम लोग क्या करते थे, रट्टाफिकेशन मैं कहता था, तो हम लोग रट लिया करते थे, इसको मेमोराइज किया करते थे, और इसका कोई रास्ता नहीं है। अब वो बताइए ना, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, वो आपको याद करना होगा। एंटोसिनो के लिए क्या कर सकते हैं, हाँ, वोकैब्स के लिए हम क्या करते थे कि उसको सॉल्व करना पड़ता था। आपकी होता है क्या कि जब हम पढ़ते थे उसको, तो कितने जल्दी उस स्टोरी को हम कैच कर पा रहे हैं, जी। कितना कम टाइम में, उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली
क्वेश्चन होता था, 4 ऑप्शन होते थे, समटाइम्स लगता था ये भी होगा, ये भी होगा, इतना क्लोज आंसर रहते थे, आंसर्स इतने क्लोज थे उसके कि लगता था कि ये भी होगा, तो आपका बहुत फोकस्ड होकर आपको वो पढ़ना पड़ता था। सही। जी, तो वो एकेडमिक से बिल्कुल मुख्तलिफ है ये कॉम्पिटिटिव की दुनिया। और आप मैथ्स भी पढ़ते हैं तो वो आपको मतलब पूरा स्टेप क्लियर नहीं करना पड़ता है, 2-3 स्टेप आपको क्लियर बनाना पड़ेगा, शॉर्टकट्स वगैरह ट्रिक्स अगर आपके पास है तो तभी प्रैक्टिस फंडामेंटल्स तो आपको पता होने चाहिए। एग्जैक्टली, अदरवाइज आपको फंडामेंटल नहीं मालूम है, आपने फार्मूला रट लिया, सपोज दैट 2 महीने के बाद भूल जाइएगा आप। मगर आप जब रेगुलर मैथ्स को प्रैक्टिस करते हैं ना तो वो लगता है कि हाथ ऑटोमेटिक आपका चल रहा है, इसके बाद ये, इसके बाद ये। आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप हमारे जो व्यूवर्स हैं, नौजवान हैं, एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं अपने अपने एग्जाम्स की, उनको आप कुछ चंद नसीहत, बिल्कुल जो बुनियादी चीज़ें हैं, 3 स्टेप्स या ऐसा कुछ आप बताएं। मैं सबसे पहले मुस्लिम यूथ को यही मशवरा देना चाहूँगा कि आप पंक्चुअल हो। अब पंक्चुअल होने के लिए आप नमाज की पाबंदी करें। सही। आप जब 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ाई करते हैं तो आपको रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत होती है, और मैं नहीं समझता कि रिफ्रेशमेंट नमाज से बेहतर कुछ होगी। आपका जहन पे जो बोझ आ जाता है, आपका जहन थक जाता है, वो रिफ्रेश हो जाते हैं अगर नमाज उस तरह से पढ़ी जाए, खुशू और खुजू के साथ। मतलब होता है ना 24 घंटे को 8 के हिसाब से डिवाइड करना, वो छोड़ दीजिए। आप अपना महूर, अपना सेंटर आप बनाइए कि मुझे पढ़ाई करनी है, सेंटर में रहिए। अब जब काम हुआ तो उठूंगा, अब बहुत ज़रूरी काम, मतलब सुबह उठे उसके बाद आपको पढ़ाई ही करनी है, बस बीच में ब्रेक लेना है खाने पीने के लिए, अपने कज़ाए हाजत के लिए और नमाज के लिए। जी, नमाज के लिए। और उसके बाद जब तक दिमाग काम कर रहा है बस पढ़ते जाना, पढ़ते रहें, उसके लिए कोई रूटीन नहीं बनाना। नहीं, रूटीन नहीं बनाना। जी बिल्कुल, मतलब पढ़ाई के दरमियान आपको कुछ काम कर लेना है। जी। अच्छा ज़िया भाई, आप चूंकि सजेशन की बात चल रही थी तो मैं कहूँगा कि दोस्त आपके अच्छे होने चाहिए। जैसे अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र है, बहुत शुक्र है कि मुझे दोस्त अच्छे मिले हैं। मेरा 2009 बैच, मैंने माध्यमिक 2009 में पास किया। मैं आपको अभी बतला कर गया कि हमारे 8 दोस्त थे, तो उसमें से 6 अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, 2 लोग बिजनेस करते हैं। तो उन्होंने मोरली, फाइनेंशियली हर तरह से सपोर्ट की। जब ऐसा लगता था कि कभी ऐसा हुआ कि पैसा पास में नहीं है मगर वालिदैन को बोल नहीं पा रहा, तो मेरे 2 दोस्त, मेरे से पहले उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी थी, बस उन्हें ये सिर्फ कहते हैं ना कि भनक लगना, अंदाज़ा हुआ, उन्होंने खुद फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा है क्या। मैं ITI का ये क्लास कर रहा था, लास्ट सेमेस्टर था मेरा, तो फीस भरने के लिए मेरे पास पैसे उस वक्त नहीं थे, तो मैं उसको क्विट करना चाहता था कि नहीं करूँगा। मेरा एक दोस्त है कौसर, उसने कहा कि क्यों क्विट करना चाहता है, तो मैंने कहा यार छोड़ना, तो कहा कि नहीं, रीज़न बता। तो फिर वो समझ गया, बोला कि शाम में मुझसे मिल, और रात में ट्रेन थी, तो शाम में मैं मिला उससे। उसने मुझे जो उस वक्त पैसे दिए, उस वक्त गालिबन मुझे 5,000 रुपये दिए, वो 5,000 बाद के 5 लाख से बेहतर थे। और ऐसा नहीं है, जितने थे जब भी ज़रूरत पड़ी तब वो खड़े रहें, फाइनेंशियली, मोरली सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर। अल्लाह ताला उन लोगों को जज़ाए खैर दे। आज तक कभी डायरेक्टली उनको नहीं कह पाया मैं आपकी इस पॉडकास्ट में उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला इसके बदले में तमाम को हर तरह से, मैंने कौसर की मिसाल दी, आरिफ की मिसाल दी कि जब ज़रूरत पड़ी वो लोग मुझे, अच्छा हाँ, एक दफ़ा बुक की ज़रूरत थी, आरिफ से मुझे कहा नहीं किया, मैंने उसे मैसेज किया। ये मैं तो कहा कि तूने ऐसा मैसेज क्यों किया, व्हाट्सएप पे करता, टेक्स्ट मैसेज कौन देखता है। उसने कहा कितनी की ज़रूरत है, मैंने कहा ये बुक ख़रीदनी है, जितनी मुझे ज़रूरत थी उससे ज़्यादा उसने मुझे भेज दिया। तो ये मामलात हुए। इन दोनों की जॉब चुकी थी, उसके बाद भी जब ऐसी ज़रूरत पड़ी लाइफ में, कभी कोई मुश्किलात आया, मेडिकल इमरजेंसी आई, तब सब खड़े रहे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बचपन के दोस्त हैं आपके? ये मेरे बचपन के सारे दोस्त हैं। अमूमन ऐसे दोस्त बचपन में ही बनते हैं। जी बिल्कुल। और आज भी हम लोग मिलते हैं तो वो कोई ऑफिसर है, कोई ये है, वो सब हटाकर एकदम वही बचपन वाली बोलचाल, वही रंग वाहन, सब कुछ एकदम बिल्कुल सेम है, कोई तब्दीली नहीं। ये बहुत बड़ी एक नेमत है, अच्छे दोस्त जो लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं, या जब हम लोग नेमतों का जिक्र करते हैं तो इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, जबकि हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा असर होता है। एक वाक़या और बयान करना चाहता हूँ जी। 2019 मेरा रिज़ल्ट आ चुका था, कंफर्म हो गया कि मेरी ज्वाइनिंग होने को है, मैं लिस्ट में मेरा नाम आ गया। मेरे अब्बू को हार्ट अटैक आया। अच्छा। तो बहुत सीवियर कंडीशन था, मतलब बहुत ही
डॉक्टर ने कहा था कि कुछ भी हो सकता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर कर गए। तो इन दोनों ने मुझे, चूँकि इन लोगों का उस वक्त जॉब लग गई थी। जी, जॉब लग गई थी। उन्होंने कहा फ़ोन करके कि जो भी स्टेप लेना वो लेना, पीछे नहीं हटना। अच्छा। फाइनेंस की वजह से, पैसे की वजह से हम लोग हैं। ये बात मुझे इतनी मतलब मोटिवेट की, इतनी हिम्मत दी कि मैं, ऐसा लग रहा था कि मैं, होता है ना कि एकदम इमोशनली टूटा हुआ था, एकदम मेरे अंदर नहीं रूह फूक गई। तो ये बहुत बड़ा किरदार। इसके अलावा जिन लोगों ने पैसे से जो नहीं कर पाए वो फिजिकली खड़े रहे, ये बहुत बड़ी बात होती है। वो भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और बाद में ऐसा हुआ कि शादी के वक्त भी, या फिर ऐसे मामलात में, और भी जो हमारे दोस्त थे, इरशाद है, रिजवान है, इकबाल है, नासिर है, सारे लोग जिसको जैसे जो हेल्प कर पाए, मुदब्बिर है, सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि दोस्ती आप लोगों की इस तरह बरकरार रहे। आमीन। तो फ़हीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी हमें मिली। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन। और इंशाअल्लाह हम लोग आगे भी कुछ टॉपिक्स पर के लिए आपको बुलाते रहेंगे। इंशाअल्लाह। तो दोस्तों ये रहा हमारा रूट्स एंड विंग्स का एपिसोड। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख करके बताएं कि आप लोगों को हमारा ये एपिसोड कैसा लगा। इसी तरह के और भी एपिसोड्स देखने के लिए देखते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।